हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स विद अनूप। आज की क्लास में हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है नंबर ऑफ डिजिट्स। यह कॉन्सेप्ट हर स्टूडेंट को पता होना चाहिए, क्योंकि जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो उसका जो अंतिम परिणाम यानी उत्तर होता है उसे प्राप्त करने के लिए हमें अगर नंबर ऑफ डिजिट कॉन्सेप्ट पता है तो हम क्वेश्चन को बिना सॉल्व किए उसके सही उत्तर को बहुत ही आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए हमें ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। लेकिन इस कॉन्सेप्ट को सीखने से पहले हमें कुछ और बेसिक बातें भी पता होना चाहिए, जैसे कि डिजिट्स, न्यूमरल्स और नंबर्स, इन तीनों में क्या बेसिक डिफरेंस होता है। जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं, मैंने लिखा है डिजिट्स, न्यूमरल्स और नंबर्स। यानी डिजिट को हिंदी में कहते हैं अंक, न्यूमरल को हिंदी में कहते हैं संख्यांक और नंबर को हिंदी में कहते हैं संख्या। डिजिट्स क्या हैं? डिजिट्स एक तरीके से सिंबल्स हैं। किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम जिन सिंबल्स का सहारा लेते हैं, जिन संकेतों का हम सहारा लेते हैं, उनको हम डिजिट्स कहते हैं। और ये डिफरेंट डिफरेंट बेस सिस्टम में डिफरेंट होते हैं। मैंने पिछली वीडियोस में बेस सिस्टम के बारे में डिस्कशन किया था, जहां मैंने ये बताया है कि किस बेस सिस्टम में हम कितने डिजिट को जो है यूज करते हैं। अगर हम डेसिमल सिस्टम पढ़ रहे हैं, दाशमिक संख्या पद्धति पढ़ रहे हैं, तो वहां पर हम केवल 10 डिजिट यूज कर सकते हैं, और वो है 0 से लेके 9 तक, कि हमारे हैंड्स में 10 फिंगर्स होती हैं। करेक्ट, इसलिए हम डेसिमल सिस्टम पढ़ते हैं। अगर हमारे हाथों में जो है ना 15 अंगुलियां होती हैं, 15 फिंगर्स होती हैं सब मिला के, तो हम 15 बेस पे कोई सिस्टम पढ़ रहे होते हैं, क्योंकि हम वहां तक की काउंटिंग फिंगर्स की मदद से आसानी से कर पाते हैं। उसी तरीके से अगर हम रोमन सिस्टम पढ़ रहे हैं तो वहां पर केवल 7 सिंबल्स यूज होते हैं। ध्यान रखना है, मैंने लिखा है ओनली 7 सिंबल्स आर यूज्ड इन रोमन नंबर सिस्टम। रोमन नंबर सिस्टम में केवल आप 7 ही संकेतों का प्रयोग करके कितनी भी बड़ी संख्या लिख सकते हैं। वो 7 सिंबल कौन से हैं? जैसे कि इसको आई लिखा है, ये फर्स्ट को दिखाता है, यानी 1 को दिखाता है। वी जो है 5 को दिखाता है। एक्स जो है 10 को दिखाता है। LCDM जो कि 50, 100, 500 और 1000 को प्रदर्शित करते हैं। जब हम रोमन नंबर सिस्टम पढ़ेंगे तो वहां हम चीजों को बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी हमें केवल बेसिक बात पता होना चाहिए। और न्यूमरल्स क्या है? न्यूमरल्स कुछ और नहीं, कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट्स हैं। यानी जब आप डिजिट को एक साथ मिलाकर लिखते हैं तो जो कॉम्बिनेशन बनता है वो न्यूमरल कहलाता है। अभी हम इस बात को सीखेंगे बेसिक तरीके से कि एक्चुअल में ये कैसे दिखते हैं। नंबर क्या है? नंबर एक आइडिया है। आइडिया का मतलब क्या है? जैसे किसी ने लिखा 326, तो 326 लिखने के बाद हमारे दिमाग में एक ही बात गई कि ये तो 326 है। और इसका बेसिक मतलब है कि कहीं अगर 326 लिखा है तो इसका मतलब है इसमें 3 सैकड़ा है, 26 2 दहाई है, और इकाई जो है उनकी संख्या 6 है। तभी तो हम कह रहे हैं 326 यानी 326। किसी ने 326 लिखा तो हमारे ब्रेन ने आइडिया क्लियर किया कि ये तो 326 होगा। चलिए, तो हमें ये बेसिक कॉन्सेप्ट जरूर पता होना चाहिए कि डिजिट्स, न्यूमरल्स और नंबर में क्या बेसिक डिफरेंस है। मैंने अभी तक जो भी बात डिस्कस की है उसका बेसिक मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि ये एक तरीके के सिंबल्स होते हैं। जब ये कॉमा में लिखे होते हैं सिंगल सिंगल तो उन्हें हम डिजिट्स कहते हैं। जब ये कॉम्बिनेशन में लिखे होते हैं तो इसे हम न्यूमरल्स कहते हैं। और न्यूमरल्स जो है एक आइडिया क्लियर करता है कि ये क्या होगा, उसे हम जो है नंबर कहते हैं। सामान्यतः हम न्यूमरल और नंबर को एक जैसा ही मानते हैं, पर उसका बेसिक मतलब आपको क्लियर होना चाहिए। दोनों चीजें एक्चुअल में अलग अलग हैं, पर आइडिया जो होता है किसी नंबर को, न्यूमरल्स जो है एक आइडिया रिप्रेजेंट करता है, उसे ही हम एक नंबर कहते हैं। चलिए, तो अब हम ये समझते हैं कि इनका बेसिक मतलब क्या है। चलिए, तो इतना सब सीखने के बाद, ये सारी बेसिक बात जानने के बाद हम इनका मतलब समझ लेते हैं कि किस तरीके से डिजिट्स और नंबर्स और ये न्यूमरल्स जो हैं किस तरीके से दिखते हैं। चलिए, अगर कहीं पर मैंने लिखा 321, 321, मैंने इसमें 3 डिजिट का जो है यूज किया है। कौन कौन से? 1, 2 और 3। इनको मैंने कॉम्बिनेशन के रूप में लिख दिया, तो ये कहलाया हमारा न्यूमरल। इसको लिखने के बाद अगर यहां पर मैंने इसको लिखा 321, तो क्लियर हुआ कि ये तो वंस प्लेस पर है, इकाई के स्थान पर है, ये टेंस प्लेस पर है, और ये 100 प्लेस पर है। यानी ये लिखा हुआ है 321। यानी इसमें 3 तो सैकड़ा है, और दहाई यानी इसमें 2 है, और इकाई की संख्या 1 है।
करेक्ट। अगर हम इसको ऐसे लिख दें 1 2 3, अभी भी ये उन 3 डिजिट का ही कॉम्बिनेशन है। कौन कौन से डिजिट हैं? 1 2 3, यानी 1 2 3। अगर हम इसको यहां पर लिखेंगे 1 2 3, तो इस बार ये आइडिया चेंज हो गया है। अगर आप देखेंगे तो ये पहुंच गया है 1s प्लेस पे, ये पहुंच गया है 10s प्लेस पे, और ये पहुंच गया 100 प्लेस पे। इसका बेसिक मतलब है कि इसमें जो सैकड़ा है वो 1 है, दहाइयां 2 हैं, और इकाई जो है 3 है, तभी ये लिखा है 123 यानी 123। तो बेसिक मतलब होना चाहिए, ये न्यूमरल्स है अभी भी, इसको हम 1 2 3 कहेंगे। जैसे हमारा मोबाइल नंबर होता है तो हम क्या कहते हैं? 9926785489 जो भी 10 डिजिट का हमारा मोबाइल नंबर है, जिसमें 10 डिजिट्स हैं उसके अंदर, तो हम उसको कभी ऐसा पढ़ते हैं कि 99,09,995, जो कुछ भी हमें नंबर दिया गया है, हम उनको न्यूमरल के फॉर्म में पढ़ते हैं, राइट। अगर हमारा रोल नंबर है तो रोल नंबर भी हम कैसे पढ़ते हैं? 225068, ऐसे पढ़ते हैं हम उसको न्यूमरल्स के फॉर्म में, क्योंकि उसमें डिजिट कंटेन किए हुए हैं। उनको कभी भी हम जो प्लेस के आधार पे नहीं पढ़ते, हम उनको पोजीशन के आधार पे पढ़ लेते हैं, 1 1 2 2 3 3, जो भी उनका न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो ये बेसिक सा मतलब आपको क्लियर होना चाहिए। अब आप एक बात हमेशा ध्यान रखना, जो फाइनल मतलब है इसका, कि डिजिट्स जो हैं, डिजिट्स मिलकर बनाएंगे, क्या बनाएंगे? न्यूमरल्स, करेक्ट। और न्यूमरल्स क्या बनाएंगे? न्यूमरल्स। डिजिट्स मिलकर बनाएंगे न्यूमरल्स, और न्यूमरल्स जो है आइडिया देगा, उससे बनेगी एक नंबर, यानी वो एक नंबर होगी जो भी न्यूमरल से हमें आइडिया मिलेगा। इसका मतलब क्लियर हुआ? डिजिट्स, न्यूमरल्स और नंबर्स, ये बहुत ही बेसिक सी बात है जो आपको पता होना चाहिए। चलिए, तो अब हम बेसिक कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं कि नंबर ऑफ डिजिट निकालने के लिए हमें क्या क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई करना होगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन में हम नंबर ऑफ डिजिट कैसे फाइंड आउट करेंगे। जैसे मुझसे कहा जाए कि एक नंबर है 632, करेक्ट, और एक दूसरी नंबर है जिसमें है 3 डिजिट लाइक 237, और मुझे इसका जो उत्तर प्राप्त होगा उसमें कितने डिजिट होंगे। यानी हमें इसका उत्तर नहीं चाहिए, हमें एक आइडिया लगाना है कि इसके उत्तर में जो है अंकों की संख्या कितनी होगी। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको बेसिक बात सोचनी है कि यहां पर कितने डिजिट हैं। यहां पर है 3 डिजिट, करेक्ट, और इसमें भी कितने डिजिट हैं? इस दूसरी संख्या में भी 3 डिजिट हैं। इसका मतलब इसका जो भी हमें उत्तर प्राप्त होगा उसमें या तो होंगे 6 डिजिट, करेक्ट, या तो होंगे उसमें 6 डिजिट्स, और या फिर होंगे उसमें 5 डिजिट्स, करेक्ट, और कुछ नहीं हो सकता। इसका मतलब हमें रेंज पता चल गई कि या तो इसके उत्तर में 6 डिजिट होंगे और या फिर होंगे 5, ना तो 6 से ज्यादा डिजिट्स होंगे और ना ही 5 से कम। ये पता कैसे चला? हमें कुछ नहीं सोचना, एक बेसिक सी बात सोचनी है कि इसमें 3 डिजिट हैं और दूसरी संख्या में भी 3 डिजिट है। तो 3 और 3 मिलकर कितने होते हैं? 3 और 3 को जोड़ेंगे आप तो बनेगा 6, या तो 6 होंगे। अब आपको 5 कैसे लिखना है? आपको ध्यान रखना है कि संख्याएं कितनी हैं? 2, तो उत्तर भी 2 पॉसिबिलिटीज में आएंगे और एक एक कम करके लिखते जाना है। जैसे इसका और मतलब समझा देते हैं। अगर आपसे कोई कहता है कि एक 4 डिजिट की नंबर है और दूसरी एक 3 डिजिट की नंबर है, और नेक्स्ट जो है एक 2 डिजिट की नंबर है, तो बताइए कि इसका जो फाइनल उत्तर होगा उसमें कितने डिजिट होंगे। एग्जैक्ट हम इसलिए नहीं बता सकते क्योंकि हम मल्टीप्लिकेशन नहीं कर रहे हैं, हम एक आइडिया लगा रहे हैं। यहां इस आइडिया की मदद से ही हम कई क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो यहां हम देख रहे हैं इसमें 4 डिजिट हैं, यहां पर हम देख रहे हैं इसमें 3 डिजिट्स हैं, और इस वाली नंबर में 2 डिजिट्स हैं। तो इसका आंसर आएगा 4 और 3 7 और 2 9। या तो इसके आंसर में 9 डिजिट्स होंगे, कैलकुलेटर से आप करके देखिए, या फिर इसके आंसर में 8 डिजिट्स हो सकते हैं, करेक्ट, और या फिर इसके आंसर में 7 डिजिट्स हो सकते हैं। इससे बाहर कुछ नहीं हो सकता। आपके 3 आंसर क्यों आए? क्योंकि यहां पर नंबर्स देखिए 3 हैं, एक संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। तो आंसर भी आपके 3 पॉसिबिलिटीज में बनेंगे। हम एक्चुअल में इसका आंसर नहीं निकालना चाहते, हम नंबर ऑफ डिजिट का बेसिक कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हैं, इसीलिए हमें ये बेसिक सी बात पता होनी चाहिए।
इसका ऐसा कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट आया कहां से, इस बात को हम लॉजिकली ऐसा क्यों सोच पा रहे हैं, चलिए बेसिक बात समझते हैं। बहुत बेसिक सा मतलब समझते हैं, वहां से हमें ये क्लियर हो जाएगा कि ऐसा हमने कैसे समझ पाया। चलिए ये कॉन्सेप्ट हमने कहां से, मतलब इस कॉन्सेप्ट को कहां से सोचा हमने, चलिए सोच के देखते हैं। हमारे पास एक नंबर है लाइक 3 डिजिट नंबर, वो है 100। दूसरी 3 डिजिट नंबर कितनी है, 100। अगर हम इसका मल्टीप्लाई करें तो हमें पता है कि इसके आंसर में कितने डिजिट होंगे, हम चेक करके देखते हैं। यहां पर है 3 डिजिट, यहां पर है 3 डिजिट। अगर हम इसका मल्टीप्लाई करें तो बहुत आसान है, 1 1 जा 1 और 4 जीरो। जबकि मैंने अभी बताया था कि इसके आंसर में या तो 6 डिजिट होंगे और या 5 डिजिट होंगे। तो हमारे आए कितने एक्चुअल में, यहां से हमें मिले 5 डिजिट्स, करेक्ट, 5 डिजिट्स। अगर हम इस नंबर को बढ़ाते जाएं, हो सकता है 235 गुणा 498, तो कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे, बढ़ाते जाएंगे, तो हम देखेंगे कि 6 डिजिट से ऊपर तो नहीं जाएगी। इसका मतलब कैसे क्लियर करते हैं, लाइक मेरे पास नंबर है 999, 3 डिजिट का इससे बड़ा नंबर तो नहीं हो सकता, और दूसरा नंबर भी हमारे पास 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर है। बताइए ये कितने डिजिट का है, ये है 3 डिजिट का और ये भी है 3 डिजिट का। इसका मतलब इसके आंसर में या तो 6 डिजिट आएंगे या 5 डिजिट आएंगे। अभी करके देखते हैं कितना है, इसका कैलकुलेशन मैंने सिखाया है। 999 में से एक कम करिए, 998, पार्टीशन लगाइए, हर डिजिट को हटाइए, 0, इसको 9 से घटाइए 0, इसको 1 से नहीं। इसके आंसर में कितनी डिजिट हैं, 6 डिजिट्स हैं इस क्वेश्चन के आंसर में, राइट। तो यहां से कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि हमारा आंसर या तो 6 डिजिट में होगा या 5 डिजिट में होगा, अगर कोई भी 3 डिजिट की नंबर हम एक दूसरे 3 डिजिट की नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। मैंने एक छोटा सा नंबर लिया 3 डिजिट का, इससे छोटा नंबर नहीं हो सकता, इसका मतलब हमें 5 डिजिट मिले, और बड़ा नंबर लिया तो हमें मिले 6 डिजिट। इसका मतलब अगर दो संख्याएं ऐसी हैं जिनमें 3-3 डिजिट हैं तो उनका मल्टीप्लाई करने पर हमें या तो 6 मिलेंगे या 5 मिलेंगे। ये कॉन्सेप्ट मुझे यहां से क्लियर करना था। अब हम और एग्जांपल लेके समझते हैं। चलिए इसकी मदद से फिर हम आसानी से, बहुत ही आसानी से विद इन सेकंड क्वेश्चन बना पाएंगे। इस कॉन्सेप्ट को आप पहले सीख लीजिए। मेरे पास कोई नंबर है, लाइक ये नंबर है, और एक दूसरी नंबर है, और एक और नंबर है। चलिए तो इसके मल्टीप्लिकेशन में कितने डिजिट हो सकते हैं, हम एक आइडिया लगा रहे हैं, रफली मल्टीप्लिकेशन हम नहीं कर रहे। यहां से हमने देखा इसमें है 5 डिजिट, दूसरी नंबर है इसमें भी 5 डिजिट्स, और इसमें है 3 डिजिट। तो आंसर आना चाहिए 5 5 10 और 3 13, या तो इसमें होंगे 13 डिजिट्स, करेक्ट, और या होंगे 12 डिजिट्स, और या हो सकते हैं 11 डिजिट्स। इससे नीचे नहीं जा सकते और इससे ऊपर नहीं जा सकते। 3 आंसर मैंने क्यों लिखे हैं, क्योंकि यहां पर आपके पास 3 अलग अलग संख्याएं हैं जिनका हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। तो एक रफली आइडिया लग जाता है। एग्जैक्ट हम नहीं बता सकते क्योंकि हमें लॉग लेना पड़ता है। अगर हम एग्जैक्ट बताना चाहें तो उसके लिए हमें लॉगरिथम यानी लघुगणक पता होना चाहिए, पर एक रफली आइडिया लगने से कई बार हम क्वेश्चन के जो ऑप्शन हैं उनको एलिमिनेट करके एक सही उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। चलिए तो अब इस कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है समझने की कोशिश करना। मेरे पास कोई नंबर है जिसका पहला डिजिट मिसिंग है, दूसरा डिजिट भी मिसिंग है, और यहां पर है 2 मल्टीप्लाई, यहां पर स्टार बना हुआ है यानी ये कोई नंबर है, यहां पर है 3। ये एक 3 डिजिट की नंबर है और ये भी एक 3 डिजिट की नंबर है, और दोनों का गुणनफल करना है, करेक्ट। इन दोनों संख्याओं का मुझे गुणनफल करना है। तो मुझसे यह पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सा इनका सही उत्तर नहीं हो सकता। 4 ऑप्शन लिख रहा हूं मैं, 4 ऑप्शन है आपके पास। निम्न में से कौन सा एक सही उत्तर नहीं हो सकता, और ऑप्शन लिख रहा हूं मैं।
करेक्ट। इसका मतलब है ये दोनों नंबर आप देख रहे हैं, ये भी एक 3 अंकों की संख्या है और ये भी एक 3 अंकों की संख्या है। इनका मुझे परस्पर गुणा करना है और मुझे ये बताना है कि कौन सा इनका आंसर नहीं हो सकता है। तो आप देखेंगे कि 3 दूनी 6, इकाई के अंक पे तो सब में 6 आना चाहिए, करेक्ट बात है। पर हमें एक बात यहां से क्लियर होनी चाहिए कि ये एक 3 अंकों की संख्या है और ये भी एक 3 अंकों की संख्या है, तो उत्तर या तो 6 डिजिट में हो सकता है या उत्तर हमारा 5 डिजिट्स में हो सकता है और कोई आंसर पॉसिबल नहीं है। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अभी मैंने डिस्कस किया इस कॉन्सेप्ट को कि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल, देखिए हमें इनके दोनों डिजिट नहीं पता है, हम ये तो एक्चुअल तो बता ही नहीं सकते कि इसकी वैल्यू क्या होगी, पर एक रफली आइडिया लगा सकते हैं और क्वेश्चन भी इसी तरीके से फ्रेम किए जाते हैं। यहां पर एक 3 डिजिट की नंबर, तो आंसर या तो 6 डिजिट में होगा या फिर 5 डिजिट में होगा। तो इसका मतलब ये आंसर जो है कितने डिजिट में है, 5 में हो सकता है। ये 6 डिजिट में ये भी आंसर हो सकता है, ये आंसर नहीं हो सकता। कारण क्योंकि इसमें 4 डिजिट हैं। अगर हमें एक 7 डिजिट का भी आंसर दिया जाता तब भी हम उसको कैंसिल कर देते, क्योंकि एक 3 डिजिट नंबर को दूसरी 3 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करने पर कभी भी उत्तर में 7 डिजिट नहीं आ सकते, या तो 6 डिजिट आएंगे या फिर आएंगे 5 डिजिट, और कोई पॉसिबिलिटी इसके अंदर नहीं बनेगी। चलिए तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, और इस क्वेश्चन नंबर 2 को हम बहुत बेसिक तरीके से भी कर सकते हैं, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं 100 + 1 यानी 100 + 1, और फिर हम इसको बहुत सिंपल तरीके से जोड़ सकते हैं। पर अभी हम कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं नंबर ऑफ डिजिट्स। यहां आप देखेंगे कि इसमें है 6 डिजिट, राइट, और यहां पर है 3 डिजिट। तो आंसर या तो 6 3 9, हमारे आंसर में या तो 9 डिजिट्स हो सकते हैं, करेक्ट, या तो 9 डिजिट्स हो सकते हैं, या हमारे आंसर में 8 डिजिट्स हो सकते हैं। इससे ऊपर नहीं चलेगा और ना ही इससे नीचे चलेगा। तो अब हम चेक करते हैं इसमें कितने डिजिट हैं। 6, ये तो हमारा आंसर नहीं हो सकता। यहां पर 3 3 6 2 8, ये आंसर हो सकता है। 4 3 7, ये भी आंसर नहीं हो सकता। 5 2 7, ये भी आंसर नहीं हो सकता। इसलिए बी हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए। इस क्वेश्चन को हमने नंबर ऑफ डिजिट कॉन्सेप्ट की मदद से सॉल्व किया कि आपको कैसे नंबर ऑफ डिजिट का कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। ये बहुत ही बेसिक सी बात है, ये सबको पता होना चाहिए। चलिए तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, जो कि 1001 का क्यूब करना है। और एक्चुअल में हम इसका क्यूब a + b का होल क्यूब लगाकर क्यूब भी कर सकते हैं, बट हम नंबर ऑफ डिजिट कॉन्सेप्ट अप्लाई करके इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमें इसका मतलब पता होना चाहिए। इसका मतलब होता है 1001 को 3 बार गुणा करना है, क्योंकि हमें क्यूब करना है। तो जब हम 3 बार गुणा करेंगे तो यहां पर कितने डिजिट हैं, 4 डिजिट हैं, करेक्ट। और 4 डिजिट 3 बार मल्टीप्लाई होंगे तो 4 4 8 4 3 12, आंसर में या तो 12 डिजिट आएंगे, करेक्ट, और या फिर आएंगे 11 डिजिट, करेक्ट, और या फिर हो सकते हैं 10 डिजिट, करेक्ट। ये 3 बातें ध्यान रखना है। 3 क्यों लिखा मैंने, 3 आंसर क्यों है, क्योंकि आपके पास 3 बार मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। 1001 गुणा 1001 गुणा 1001। तो या तो इसमें 12 डिजिट हो सकते हैं, 12 से ऊपर नहीं आ सकते, या फिर 11 डिजिट हो सकते हैं, या फिर 10 डिजिट हो सकते हैं। तो बहुत छोटी सी बात है। पहली बात मैंने जैसे डिस्कस किया था, अगर ये 1000 होता तो 1000 का 3 बार गुणा करेंगे आप, तो 1 गुणा 1 गुणा 1 मिलेगा, और 3 3 6 3 9 0 मिलेंगे। यानी ये तो क्लियर हो गया कि इसके एक्चुअल अगर इसका हम क्यूब करेंगे तो इसमें 10 डिजिट आएंगे, 10 से नीचे नहीं आएंगे। अब हम चेक कर लेते हैं। 3 3 6 3 9, ये आंसर नहीं हो सकता। वैसे भी हमें पता हमारा आंसर या तो 12 डिजिट या 11 डिजिट या फिर 10 डिजिट में होगा। लेकिन यहां पर हमने ये देखा कि ये 1001 है, और ये 4 डिजिट, अगर 4 डिजिट का सबसे छोटा नंबर देखेंगे तो क्या होगा, 1000। और 1000 का अगर हम 4 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 10 डिजिट मिलने वाले हैं। तो इसमें भी ओवरऑल कैलकुलेशन में भी 10 ही डिजिट होंगे। 9 डिजिट तो नहीं हो सकते। यहां पर 3 3 6 3 9, ये भी आंसर नहीं हो सकता। 4 4 3 7 2 9, ये भी आंसर नहीं हो सकता। इसीलिए ये हमारा एक करेक्ट आंसर होना चाहिए। तो बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है नंबर ऑफ डिजिट का। अगर इस कॉन्सेप्ट को आप सीख लेते हैं तो आप कई प्रश्नों को बहुत ही आसानी से बना पाएंगे।
चलिए तो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, जो कि बेसिक मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट भी सॉल्व करना सीखेंगे, क्योंकि जब नंबर के बीच में बहुत सारे जीरो होते हैं तो उसको हम डायरेक्ट कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उसको समझ लेंगे। लेकिन अभी हम इसमें लगाने वाले हैं नंबर ऑफ डिजिट कॉन्सेप्ट। तो यहां हम देख रहे हैं कि संख्या में है 5 डिजिट्स और इस दूसरी संख्या में भी है 5 डिजिट्स। इसका मतलब आंसर जो है वो हमारा या तो 10 डिजिट्स में होगा, करेक्ट, और या फिर हमारा आंसर जो होगा वो 9 डिजिट्स में होगा। ना तो 10 से ऊपर जा सकते हैं और ना ही 9 से नीचे आ सकते हैं। लेकिन अब हम ये कैसे कंफर्म करेंगे कि हमारा आंसर 10 डिजिट में होगा या फिर 9 डिजिट में? कई बार नंबर को देख के हम इस बात को समझ पाते हैं, क्योंकि नंबर बहुत छोटा है। यानी अगर इसको हम 10,000 माने, इसको भी 10,000 माने, तो गुणा करेंगे 1 एकम 1 और 4 जीरो का 4 जीरो से गुणा होगा तो 8 जीरो मिलेंगे और 1 मिल चुका है। इसका मतलब हमारा नंबर जो है 9 डिजिट में आने वाला है। अगर ये नंबर बहुत बड़ा होता, बीच में कहीं होता 5,000 6,000, तो इसके चांस थे कि ये 10 डिजिट में आता, पर ये कंफर्म हो गया कि ये 9 डिजिट में आएगा। फिर भी हमें ये पता है कि 10 डिजिट से ऊपर नहीं जा सकता और 9 डिजिट से नीचे नहीं हो सकता। तो 3 3 4 7 2 9 यह आंसर हो सकता है। 4 4 दूनी 8 3 11, ये तो आंसर बिल्कुल नहीं हो सकता। 3 3 3 6 2 8, ये भी आंसर नहीं हो सकता। 4 और 4 8 3 11, ये भी आंसर नहीं हो सकता। इसका मतलब ये हमारा एक करेक्ट आंसर होना चाहिए। तो यहां से हमने नंबर ऑफ डिजिट का बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है। जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करें तो नंबर ऑफ डिजिट कॉन्सेप्ट को जरूर एक बार विजुलाइज करें कि इसका आंसर कितने डिजिट में आ रहा है। कई बार हमारे ऑप्शंस इस तरीके से अरेंज किए जाते हैं कि उनको हम नंबर ऑफ डिजिट कॉन्सेप्ट से काफी आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं। चलिए तो अब हम सीख लेते हैं कि इसका हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। और ऐसे कई क्वेश्चंस आपको दिख सकते हैं जिनके बीच में अगर बहुत सारे जीरो हैं तो उनके मल्टीप्लिकेशन को हम एक लाइन में कैसे सॉल्व करेंगे, इस कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। चलिए तो सबसे पहले हम इसी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं कि कैसे हम इसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। तो बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, आपको कुछ नहीं करना, एक छोटी सी बात समझनी है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? करेक्ट, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं और मुझे मल्टीप्लाई करना है 10,004 और इसका मुझे मल्टीप्लाई करना है। तो अब हम कैसे करेंगे? हमें बहुत छोटी सी बात ध्यान रखनी है, यहां पर कितने जीरो हैं और दोनों संख्या में जीरो जो है समान होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। और ऐसी कैलकुलेशन कई बार काम आती है, जरूरी नहीं है कि हमेशा काम आए। यहां पर 3 जीरो हैं तो जो आंसर है वो हमेशा 4 डिजिट में लिखा जाएगा। इस क्वेश्चन में हमें आंसर कैसे लिखना है इस बात का ध्यान रखना है। अगर बीच में 3 जीरो हैं तो आंसर जो है हर नंबर को 4 डिजिट के रूप में लिखना है। अगर यहां पर 6 जीरो हैं तो आंसर 7 डिजिट के रूप में लिखा जाएगा। यहां पर 2 जीरो हैं तो आंसर 3 डिजिट के रूप में लिखा जाएगा। अभी कुछ और एग्जांपल लेके हम इस बात को क्लियर करेंगे। तो कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपको मल्टीप्लाई करना है 8 चौके 32, करेक्ट, 8 चौके 32 और 32 को 4 डिजिट के रूप में लिखना है। चलिए 32 को 4 डिजिट के रूप में हम कैसे लिख सकते हैं? 3 2 और उससे आगे हम 2 जीरो लगा दें और यहां पर हमने लगा दिया पार्टीशन। बताइए 4 डिजिट के रूप में 32 को लिख पाए कि नहीं? क्यों 4 डिजिट के रूप में लिखा, ये क्लियर होना चाहिए। जितने जीरो होते हैं उससे एक ज्यादा डिजिट के रूप में हम लिख रहे होते हैं। उसका रीजन है क्योंकि हम यहां पर 10,000 यानी 10,000 बेस सिस्टम पे काम कर रहे हैं, इसलिए हम इसको जीरो से रिलेट करा रहे हैं। आपको बस इतनी बात ध्यान रखनी है। अब हमें क्या करना है, ये वाला स्टेप पूरा हो गया। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 1 8 8 और 4 एकम 4, 1 8 8 4 एकम 4, जोड़ेंगे दोनों को तो मिलेगा 12। उस 12 को भी हमें 4 डिजिट के रूप में लिखना है। तो लिखेंगे कैसे? 1 2 और 4 डिजिट। देखिए ये हम जीरो इधर नहीं बढ़ा सकते, नहीं तो 12 की जगह वो 1200 हो जाएगा। अब हम फिर पार्टीशन लगाएंगे। अब हमारे पास लास्ट स्टेप रह गया, सीधा मल्टीप्लाई करना है। 1 एकम 1 और 1 को हम 4 डिजिट के रूप में कैसे लिखेंगे? 1 को हम 4 डिजिट के रूप में ऐसे लिखेंगे। इसलिए इसको लिखना कोई जरूरी नहीं है, लास्ट वाले को आप भले ही ना लिखें क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और हमारा आंसर हो जाएगा 100120032। तो यहां से आपने अगर कोई नंबर में बहुत सारे जीरो हैं उनका मल्टीप्लिकेशन करना सीखा। कुछ और एग्जांपल लेके आपको क्लियर करते हैं। तो बहुत ही बेसिक्स क्वेश्चन यहां से देखते हैं जो आपकी कैलकुलेशन में काफी मदद करेंगे। जैसे एग्जांपल लेके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक क्वेश्चन समझ लेते हैं।
मुझे मल्टीप्लाई करना है 209 का, मल्टीप्लाई करना है मुझे 307 में। करेक्ट? कैसे करेंगे समझते हैं। यहां पर एक जीरो है तो हम जो आंसर है वो 2 डिजिट के रूप में लिखेंगे। करेक्ट? अब हम लिखते हैं 9 सत्ते 63 और 63 में ऑलरेडी 2 डिजिट हैं। अब हम लगाएंगे पार्टीशन। करेक्ट? 9 तिये 27 और 7 दूनी 14, 14 और 27 को जोड़ेंगे तो 41 और 41 में ऑलरेडी 2 डिजिट्स हैं। फिर पार्टीशन, सीधा मल्टीप्लाई, 3 दूनी 6 और 6 को 2 डिजिट के रूप में आप क्या लिख सकते हो 06, लेकिन 06 लिखने की बजाय आप 6 लिखें तो ज्यादा बेहतर है। आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर आ गया 64163। चलिए कुछ और एग्जांपल लेते हैं, वहां से और बात क्लियर होगी आपको। बस इतना ध्यान रखना है दोनों संख्याओं में जीरो की संख्या समान होनी चाहिए, क्योंकि ऐसी कैलकुलेशन कई बार काम आती है। लाइक हमें कोई नंबर दिया गया है 500, करेक्ट, इंटू 5007 मल्टीप्लाई 9003, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट मैं समझा रहा हूं, जहां पर बीच में बहुत सारे जीरो होते हैं। ऐसे मल्टीप्लिकेशन को हम एक ही लाइन में कैसे कर सकते हैं। तो यहां पर 2 जीरो हैं तो हम आंसर लिखने वाले हैं, वो आंसर होगा 3 डिजिट के फॉर्म में। करेक्ट? तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं, 7 तिये 21 और 21 को हमें 3 डिजिट के रूप में लिखना है, तो हम लिखेंगे 21, इधर 0, 3 डिजिट के रूप में। फिर पार्टीशन लगाया। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 9 सत्ते 63 और 5 तिये 15, 9 सत्ते 63 और 5 तिये 15, 63 और 15 जोड़ेंगे तो 78 बनेगा, 78, और 78 को 3 डिजिट के रूप में हम लिख सकते हैं 078। पार्टीशन लगाया, सीधा मल्टीप्लाई करेंगे वर्टिकल, 9 पंचे 45 और 45 को आप 3 डिजिट के रूप में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 045, लेकिन ना लिखें तो कोई दिक्कत नहीं, आपका आंसर तब भी सही है। तो करेक्ट आंसर हो गया 45078 एक करेक्ट आंसर हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन का। तो इस तरह आप कोई भी नंबर लेकर प्रैक्टिस कर सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन के ये कॉन्सेप्ट आपको कई जगह काम आएंगे, जिसमें नंबर ऑफ डिजिट का कॉन्सेप्ट काफी इंपॉर्टेंट है। तो आज आपने जो भी सीखा इसको रिवाइज कीजिए और ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।